नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। और ये खास प्रोग्राम दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाने वाले हैं, कल रवाना होंगे रूस के लिए। और ख़ास ये है कि इस बार प्रधानमंत्री वहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी, लेकिन मुख्य तौर पर जो कार्यक्रम है वो ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेना है। ब्रिक्स की शुरुआत तो 5 देशों ने की थी, लेकिन अब उसमें कुल 9 देश हो चुके हैं और इसका महत्व लगातार दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर बढ़ता ही जा रहा है। तो अगले आधे घंटे में हम इस खास प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होगा, जिसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बार सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। तो वहीं इस बैठक से इतर पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का भी कार्यक्रम है। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद रूस की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा यह सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है, जहां पहली बार ब्रिक्स विस्तारित समूह की बैठक होगी, जिसमें कुल 9 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के पुराने सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा इस बार नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि भारत ब्रिक्स में बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This year's summit, as its focus, the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges and civil society. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 28 देशों के प्रमुख और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings during the visit of the Prime Minister to Russia in July. We had indicated our intention to open an Indian consulate in Kazan. गौरतलब है कि इस बार सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वहीं नेताओं से कजान प्रस्ताव को अपनाने की भी उम्मीद है, जो ब्रिक्स के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी। वहीं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं और सिविल सोसाइटी में सहयोग पर भी बात होनी है। इसके अलावा जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें ब्रिक्स देश साझा मुद्रा बनाने पर जोर दे सकते हैं। सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सदस्य देशों के बीच आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी सदस्य देशों में सहयोग पर फोकस रहेगा। आतंकवाद और अतिवाद जैसी चुनौती के खिलाफ साझा रणनीति पर भी विचार होने की संभावना है। सम्मेलन में खासतौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होने की संभावना है। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, कजान, रशिया। तो कजान से ये खास रिपोर्ट आपने हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह की देखी, जो वहाँ पर गए हैं इस पूरे जो इवेंट है इसको कवर करने के लिए। वो खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्येंद्र प्रताप सिंह कजान से, रूस के कजान से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। और साथ में हमारे साथ
ब्रिक्स के लिए पूर्व भारतीय शेरपा रह चुके संजय भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय भट्टाचार्य जी आपका इस खास चर्चा में, और ब्रिक्स के महत्व पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस बार के ब्रिक्स की खासियत पर। मैं आपके पास लौटता हूं, जरा एक अपडेट अपने संवाददाता आर्येंद्र से पहले ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आर्येंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इसमें जो कुछ हाईलाइट समझ में इस बार आ रही है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है, ये अपने आप में एक बड़ा हाईलाइट है। 5 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, अब इस समय 9 सदस्य देश हैं। क्या कुछ और भी, क्योंकि इस तरह की चर्चा है कि ब्रिक्स में कुछ और नए देश आवेदन कर रहे हैं कि उन्हें भी जोड़ लिया जाए इसके बढ़ते महत्व की वजह से, क्या इस एंगल पर भी इस बार के शिखर सम्मेलन में कोई बात हो सकती है क्या? शुक्रिया लालचंद जी। और निश्चित तौर से आपने जो बात कही है, पिछले 2023 के 15वें शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका में विस्तार किया गया था पहली बार ब्रिक्स शिखर का जो सम्मेलन था उसके दरमियान में, और इस बार भी। और हम जानते हैं कि पिछली बार लगभग 3 दर्जन के आसपास ऐसे देश थे जिन्होंने ब्रिक्स समूह के साथ जुड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, और उनमें से 6 देशों को एक तरीके से सहमति दी गई थी। हालांकि अर्जेंटीना ने अपने निजी कारणों की वजह से फिलहाल अभी तक सहमति नहीं दी है, बल्कि उसके अलावा 5 अन्य देश ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी तमाम देश हैं जो इस ब्रिक्स समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। अधिकृत तौर पर भारत या अन्य देशों की ओर से इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि वो इस पर चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा जिसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अनऑफिशियल तरीके से इस बात को सभी सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि लगातार विस्तार देने की बात चल रही है। तमाम देश जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स समूह से, और हो सकता है कि इस बार के ब्रिक्स समूह में फिर से हम एक विस्तार होता देखें। हालांकि इसके बारे में कंफर्म तरीके से कहना कुछ अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है लालचंद जी कि क्यों आखिर ये विस्तार होता दिखाई पड़ रहा। हम सब जानते हैं 2006 में जब ब्रिक्स ने अपना एक तरीके से आकार लेना शुरू किया था, तो ये विकासशील देशों की नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन था, क्योंकि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों को, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपनी आवाज मजबूती से रखने का मौका नहीं मिलता था। लगातार इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से वकालत होती रही है जो यूएन जैसी संस्थाएं, उनमें रिफॉर्म्स को लेकर, और शायद इसीलिए आज दुनिया के तमाम देश इस मंच के माध्यम से जुड़कर अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने चाहते हैं। तो शायद साझा हितों की वजह से आज बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स अपनी प्रासंगिकता लगातार बढ़ाता जा रहा है, और शायद इसलिए विस्तार भी देखने को मिल सकता है। लालचंद, बिल्कुल बिल्कुल, ये सफ़र, और आपने जिक्र किया 2006 का, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया गया था, और ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उस समय इब्सा भी हुआ करता था, IB और SA। बाद में उसमें जब रूस और चीन जुड़े तो ये ब्रिक्स हुआ। संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े। मैं लौटता हूँ आर्येंद्र आपके पास। संजय जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि ये लगातार जो इसका महत्व बढ़ रहा है, हमने देखा कि ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अगर बना, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बने, चाहे आसियान का नाम ले लीजिए या फिर इस तरह के, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और उन्होंने ये एक तरह से साबित किया कि वो विकास का और तमाम जो आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां हैं उसका वो बहुत बड़ा सेंटर, बहुत बड़ा मंच बन गया है। क्या ब्रिक्स उसी तरफ अग्रसर हो चुका है जितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इससे जुड़ चुकी हैं? बिल्कुल। पहला तो ये जानने के लिए जरूरी है कि ब्रिक्स एक 21वीं सदी का संस्थान है, यानी कि एक डायनामिक, एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा का एक संस्थान बना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि बहुत सारे रीजनल संगठन बने हैं हाल में, लेकिन ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स है। एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, तो इतना जो भारी प्रभाव है, और यूरोप से भी रशिया है, सो इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। तीसरा बात यह है कि ब्रिक्स का जो फोकस हुआ था, क्योंकि उस समय जब 2001 में एक रिपोर्ट आया था गोल्डमैन सैक्स का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, और इनमें से जो सबसे अग्रसर है, जो सबसे बड़े वाले हैं, वो 4 उन्होंने नाम लिया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और ये सब इकट्ठा जब G8 का एक आउटरीच सेशन हुआ करता था उन दिनों में, 2000 सेंट पीटर्सबर्ग में उनका संगठन हुआ था, उनका मीटिंग हुई थी। उस समय ये इन 4 देश के जो नेता थे वो मिलकर उन्होंने तय किया
कि वो एक ब्रिक का स्थापन करेंगे और उसके तुरंत बाद हमारे विदेश मंत्री लोग इसका संगठन का स्थापन किया। 2009 में इसका फर्स्ट समिट हुआ और 2010 में इसका फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। लेकिन इसका जो फोकस था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू ग्लोबल गवर्नेंस में हम लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक मैकेनिज्म होने की वजह से बहुत उत्साह था बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में भी कि ये ब्रिक्स का अंश बन जाए। ब्रिक्स ने देखा कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने फॉर्म्स होना बड़ा मुश्किल था, तो ब्रिक्स ने ऐसा एक स्टार्ट किया कि वो अपना खुद इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू किया। और पहला इंस्टीट्यूशन था जो कि हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। वो न्यू डेवलपमेंट बैंक नॉट जस्ट ब्रिक्स नेशंस को, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी फाइनेंस एक्सटेंड करने का एक सिलसिला जारी किया। तो इस तरह से ब्रिक्स का जो सफलता था उसको देखकर बहुत सारे देश पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज बहुत प्रोत्साहित। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। जी, मैं आपके पास लौटता हूँ संजय जी। हमारे साथ आर्येंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं। आर्येंद्र प्रताप भी। आर्येंद्र, भारत जब ब्रिक्स के मंच पर इस बार शिरकत करेगा, 2-3 बड़ी बातें ज़रूर हैं। एक तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। दूसरी बात कि सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। तीसरी बात कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से भारत ने अपने आप को साबित किया है कि वो एक स्टेबिलिटी है, जो एक स्थायित्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इन सब ने पहले से ज्यादा वजन भारत का ब्रिक्स के मंच पर बढ़ा दिया है। बिल्कुल अजय जी, आपने जिन तथ्यों को गिनाया है वो जग जाहिर है। हर कोई जानता है कि किस प्रकार से भारत का एक स्ट्रेचर बढ़ा है अपने आप में, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, तमाम चीज़ों पे। और इसी चीज़ को थोड़ा सा विस्तार देते हुए मैं अगर आगे कहूँ तो भारत की बीते 1 दशक की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरना, वो भी इसको और ज़्यादा वेटेज देता है और उसका बल बढ़ाता है। उसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि हम जानते हैं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त रूस में है और रूस यूक्रेन के संघर्ष के दरमियान भारत ने लगातार शांति की बात कही और पीएम मोदी ने खुद कितनी भी प्रयास किए हैं और लगातार उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है और शांति के रास्ते से हमें समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और पीएम मोदी के और भारत के इस प्रयास को न सिर्फ दुनिया भर के तमाम सभी बड़े देशों से लेकर संघर्ष में संलिप्त उन देशों ने भी सराहना की है कि जो सबसे सीरियस होकर प्रयास करने वाले देश हैं या लोग हैं, उनमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का कद, प्रधानमंत्री मोदी का एक वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ता हुआ कद, निश्चित तौर से उसका एक असर देखने को मिलेगा। और जिस बात का जिक्र आपके मेहमान श्रीवास्तव जी कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में किस तरीके से ब्रिक्स समूह अपना विस्तार के साथ में एक वैकल्पिक व्यवस्था देगा, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक का जिक्र किया, 2014-15 में ये बना। पहले इसके जो चेयरमैन थे वो केवी कामत साहब थे, जो भारतीय एक बड़े बैंकर के तौर पे थे। तब से लेकर न सिर्फ ब्रिक्स सदस्य देशों के वित्तीय मदद के तौर पर एक बड़े विकल्प के तौर पे उभरा है, साथ ही साथ जो तमाम विकसित होती अर्थव्यवस्था है उनके यहाँ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत कुछ एक वित्तीय सहायता दी है। तो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या विश्व बैंक हो, उसका एक विकल्प के तौर पे है। ब्रिक्स अब ये कोशिश कर रहा है कि जो यूएन जैसी संस्थाएं अगर वो आज के समय में अप्रासंगिक होती दिखाई पड़ रही हैं, तो एक प्रासंगिक संस्था को खड़ा करना जिसमें ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज हो। तो ऐसे में इन तमाम जो साझा हित है उसकी आवाज को सबसे मुखरता से रखने के लिए अगर कोई देश, कोई नेता सबसे आगे बढ़कर प्रोएक्टिव रोल अदा करता है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। और इसका जिक्र आपने भी आर्थिक मोर्चे की बात हो या तमाम प्रकार से जो वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि भारत की जो विकास की सोच है वो मानव केंद्रित है, ह्यूमन सेंट्रिक है और ये शायद सबसे बड़ा एक अपने आप में पहलू है जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा हर जगह पर है। संजय भट्टाचार्य जी, जिस बात का जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं, भारत जब इस बार ब्रिक्स के मंच पर जा रहा है, करीब करीब 1.5 दशक का सफ़र आप बता रहे हैं कि ब्रिक्स का रहा है, तो इस 1.5 दशक के यानी करीब 1.5 डिकेड का ये जो जर्नी है ब्रिक्स का,
आपको क्या लगता है कि भारत का कितना रोल बढ़ा है, भारत का कितना असर बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी जो पिछले 10 साल रहे हैं उसकी वजह से भी, और तमाम जो डेवलपमेंट हुए हैं, भारत की जो इकोनॉमिक ताकत है या भारत की तमाम ताकत है, उन सब चीज़ों को लेकर के भारत का कितना रोल बढ़ गया है ब्रिक्स में? भारत का रोल न सिर्फ ब्रिक्स में लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में भी बढ़ रहा है जी। आपने जिक्र किया था कि भारत अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। शीघ्र ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है। हम लोग यूथ डेमोग्राफी का जो एडवांटेज है और हमारे जो यूथ में जो प्रोत्साहन है वो एक दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो इंडिया नीड्स द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। इस संदर्भ में ब्रिक्स में जब हम हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं ये भी वो कहेंगे कि ब्रिक्स नीड्स द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड नीड्स ब्रिक्स, और इसमें एक मेन अंश भारत का रोल है। भारत ऐसा देश है जो कि G7 आउटरीच का सदस्य चुना गया है, जो कि ब्रिक्स का सदस्य है, और G20 का तो हमने हाल में नेतृत्व भी किया था। तो ये जो 3 संगठन है G7 आउटरीच, G7 और G7 आउटरीच, ये समृद्धिशील जो डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का है और G20 एक ब्रिज जैसा है जो कि इन दोनों को इकट्ठा लाता है। इनका अहम रोल, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल पॉलिटी में बहुत सारे क्राइसिस बने हुए हैं। इकोनॉमी में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आज स्लो ग्रोथ, रिसेशनरी टेंडेंसीज का हम लोग प्रभाव देख रहे हैं। इसमें जैसे देशों का, खासकर इंडिया का जो ग्रोथ है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं पीस और स्टेबिलिटी का जो बात है, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, हम लोग यूरोप में देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में हम लोग देख रहे हैं टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसी स्थिति में पुराना जो प्रोसीजर था कि युद्ध करो और उसमें कुछ निष्कर्ष अगर निकले, ये बहुत हानिकारक प्रोसेस है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये दिस इज नॉट द एज फॉर वॉर, हमें और उपाय, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालना होगा। और ब्रिक्स में भी ये जो कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलवेज कंसेंसस के आधार पे आगे चलता है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है, ये ना ब्रिक्स के बाकी देशों के लिए है और जो नए एंट्रेंस है और जो नए जो और आना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी है। और इससे हम लोग जाते हैं ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ, जिसपे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास लौटता हूं, आर्येंद्र आपके पास भी लौटता हूं, लेकिन एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कजान में रह रहे भारतीय मूल के छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। इन उत्साहित छात्रों से बातचीत की है हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने, ये खास बातचीत। कजान में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ छात्रों की मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही है। और ये ज़्यादातर छात्र यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इस वक्त यहाँ की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कजान आ रहे हैं। रूस कैसे स्वागत करेंगे? जी, हम स्वागत करना चाहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इधर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कजान जैसे शहर में जहाँ पर हम आए हैं रशिया के अंदर, और वहाँ मोदी जी आ रहे हैं, हम तो उनका वेलकम करना चाहते हैं। बिल्कुल आइए। हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहते हैं। एंड कुडोस, भारत माता की जय। भारत और रशिया के जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और रशिया में ऐसे ही हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और भी ये रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और ये हमारा आखिरी साल है, मतलब हमारे कुछ दोस्तों के लिए, तो ये बहुत ही मेमोरेबल भी हो गया है। वी ऑल लव हिम कि वो जैसे हमारे इंडिया को संभाल रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है और वो इधर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी कितनी प्रोग्रेस, कितनी ऊंचाइयों पे हमारी कंट्री पहुंच चुकी है। मोदी जी, आपके वजह से हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोगों को बोल पाए कि हम वो भारत देश के हैं जहाँ के पंतप्रधान आप हो, और हम बहुत उत्सुकता से रुके हैं
कि आप आएंगे और हम आपके सत्कार सम्मान स्वागत में रहेंगे। जस्ट वन थिंग टू से दैट वी आर सो प्राउड ऑफ जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे हैं और इतने बड़े लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। अपने भारत का जो नाम है अलग देशों में अपने ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उसके कारण ही हम कहीं ना कहीं वो चीज़ सेफ फील कर पाए हैं और उसके कारण भी हमारा यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ा है। इंडियन पासपोर्ट होने का यही लक्ष्य है कि हमारा गवर्नमेंट हमको बचाती है दुनिया में किसी को भी। इट मे बी फ्रॉम नाइजीरिया टू यूक्रेन बॉर्डर, मे बी वी आर सेफ। मतलब इतनी खुशी है कि वाह, हमारे प्रधानमंत्री इंडिया से हमें मिलने आ रहे हैं और हम उनसे मिल पा रहे हैं। हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं इस खुशी में। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं बहुत खुश हूँ कि वो आ रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बाय द वे बहुत फ्यू कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एंड ही इज़ वन ऑफ देम, सो इज़ जस्ट अ लकी थिंग कि वो आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मोदी जी ने जो रशिया और इंडिया का टाई मजबूत करने के लिए पिछले 5-10 साल में जो काम करा है, चाहे वो कल्चरल टाई हो, इकोनॉमिक टाई हो, आप इंटरनेट पर रोज़ पढ़ते होंगे कैसे डेली सैंक्शंस के बावजूद इंडिया और रशिया के टाइज बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है और हम लोग प्राउड कह सकते हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देख सकते हैं कि भारत माता की जय हो या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्साह हो, ये साफ तौर से यहाँ कजान में छात्रों के बीच में देखने को सुनाई पड़ रहा है, साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ में आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए। तो ये उत्साह हमने देखा और हमने तो रिपोर्ट में देखा, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर ये उत्साह आर्येंद्र प्रताप सिंह ने देखे हैं। और आर्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, साथ में संजय भट्टाचार्य जी भी मौजूद हैं। आर्येंद्र के पास सीधे चलते हैं। आर्येंद्र, ये आपने तो ग्राउंड जीरो पर ये उत्साह वहाँ पर महसूस किया, लगता है भारतवंशियों ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो भारतवंशियों से मुलाकात करते हैं। एक तो इसके बारे में बताइएगा, साथ में ये भी बता दीजिएगा द्विपक्षीय मुलाकातों को लेकर अभी तक क्या क्या कन्फर्म हुआ है। बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि मैं समय की सीमा को समझता हूँ। तैयारी की अगर बात की जाए तो लोग बच्चे बहुत खुश थे, तमाम भारतवंशी यहाँ पे बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं और कजान शहर वो पहली बार आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जिन छात्रों के साथ इंटरेक्शन को आप देख रहे थे, इनमें से कई छात्रों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जब रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा था तो ऑपरेशन गंगा के तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पे पढ़ाई करने वाले छात्रों को पीएम मोदी के इंटरवेंशन से निकाला गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत और भारतीय तिरंगे का कद किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो एक उत्साह भी है और इसलिए प्रधानमंत्री के प्रति एक बढ़ती लगातार एक चाहत भी है कि इतने बड़े नेता को हम स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आए। दूसरी बात आपने कही थी द्विपक्षीय बैठकों को लेकर, तो अभी तक की जो कंफर्म रिपोर्ट है उसमें भारत के प्रधानमंत्री की जो कंफर्म द्विपक्षीय मुलाकात है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो तय है। बाकी अन्य देशों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात के बातचीत चल रही है, लेकिन अभी फाइनलाइजेशन होना बाकी है, तो इसलिए अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। संक्षेप में मैं कुछ एक बिंदु और जरूर रखना चाहूंगा ब्रिक्स को लेकर, उसके बाद आप मेहमान तक जाइएगा। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो काम किया है वो एक बहुत सक्सेसफुल कहानी है और अपने आप में भारत ने फिनटेक में जिस तरीके से एक उपलब्धि हासिल की है, तो इस प्रकार के भारत की जो क्षमताएं हैं वो ब्रिक्स के मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी हमें लगता है आगे बढ़ाते नजर आएंगे, उसके तरीके से आगे बढ़ेंगे। लगातार भट्टाचार्य जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो बात होती रही है कि साझा ब्रिक्स मुद्रा को लेकर, हालांकि अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया, टेक्निकल मामला है, लेकिन जिस पर कंसेंसस बनने की बात मैं वही सवाल जो आप जिक्र कर रहे हैं, बनने की बात हो रही लालचंद जी, वो ये है कि दोनों देश दोनों देश, जो दो देश ब्रिक्स समूह के कोई भी दो देश जब आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम कर रहे हैं तो वो लोकल करेंसी में काम करें और साझा मुद्रा को बनाने से पहले के चरण के तौर पर इस बात की जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जो देश है उनके बैंकिंग एक दूसरे के देशों में उस बैंकिंग नेटवर्क को स्ट्रेंथन करे ताकि वो जो आपसी व्यापार या एक कॉमन मुद्रा की बात है उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, मुझे लगता है कि इसको विस्तार से महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी जो बात अभी आर्येंद्र जिक्र कर रहे थे वो सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था कि इस बार भी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा है कि कॉमन मॉनेटरी हो, कॉमन जो है मुद्रा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस पर जोर देते रहे हैं। कितना आपको लगता है कि क्या इस बार कुछ बड़ा डेवलपमेंट इस चीज को लेकर हो सकता है? और जो इस बार थीम है
कि बहुपक्षीय विश्व हो, एक मजबूत बहुपक्षीय विश्व हो, उसमें हम समझते हैं कि ये अगर एक मुद्रा आता है, आजकल ज़्यादा चर्चा डॉलर यूरो इसी की चर्चा होती है, लेकिन ब्रिक्स की मुद्रा होगी तो निश्चित तौर पर जो थीम है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। संजय जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? संजय भट्टाचार्य जी, लगता है संजय भट्टाचार्य जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो आर्येंद्र ने क्योंकि ये बात रखी थी, आर्येंद्र बताइए इस पर कुछ कंक्रीट हो सकता है क्या इस बार, क्योंकि ये इसकी चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस चीज के लिए जोर भी देते रहे पहले के सम्मेलनों में भी। बिल्कुल लालचंद जी, हम जानते हैं यूरो एक अपने आप में एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी चुनौतियां भी हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पे है। हमने देखा कैसे यूरो एक शेप लेता है, उसके बाद में उसकी अपनी प्रॉब्लम्स आती है। तो ब्रिक्स देश भी इस बात को बहुत सजग तरीके से जानना चाहते हैं कि हम अगर किसी नए मैकेनिज्म को अपनाते हैं तो वो कैसे सस्टेन करेगा और लगातार देशों को मदद करता नजर आएगा। तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए बहुत लंबी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो शुरुआती तौर पर मोटे तौर पर इस बात को लेकर सहमति बनती हुई नजर आती है कि हम लोकल करेंसी में जो दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार करें ताकि वो उनको एक फायदे की स्थिति हो सके। और दूसरी चीज ये है कि जो तमाम ब्रिक्स समूह के देश हैं उनके बैंक्स एक दूसरे के देशों में उस बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करें, उस सिस्टम को मजबूत करें ताकि इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी पे सोचा जा रहा है उस पर आगे बढ़ा जा सके। तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, बहुत से इस पे फाइनेंशियल ट्रैक या तमाम प्रकार के ऐसे मंच हैं विद इन ब्रिक्स के अंदर जिन पे बात हो रही है और शेरपाओं के माध्यम से भी बात हो रही है। छोटी सी टिप्पणी संजय जी से कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी कोई ठोस नतीजा इस बैठक में ही निकलेगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। संजय जी, क्या कॉमन मॉनेटरी पर जो कॉमन करेंसी है उस पर कुछ बात बढ़ सकती है आगे, क्या संक्षेप में बताइएगा? जी 2014 में हम लोगों ने निश्चय किया था कि हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे, उस पे काफी प्रगति हुआ है। उसमें हम लोगों ने और भी आगे बढ़ाया, काउंटर ट्रेड, बार्टर, डिजिटल करेंसी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। बार जोहानिसबर्ग का जो समिट हुआ था उसके समय फाइनेंस मिनिस्टर्स को ये निर्देश दिया गया था कि वो लोग एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करे ताकि हम लोग करेंसी के बारे में सोचें। शुक्रिया, अभी आज अभी समय की कमी है, शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्टाचार्य जी जुड़ने के लिए, और साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े थे। बहुत बहुत फिलहाल के लिए शुक्रिया, माफ़ी के साथ क्योंकि समय की कमी है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी देर तक बात हो सकती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आर्येंद्र आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।